सभी को जय भीम। जय भीम। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 6 दिसंबर का दिवस बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के रूप में आज जो है मनाया जाता है। आज ही के दिन बाबा साहब बोधिसत्व जो है परिनिर्वाण उनका हुआ था। तो साथियों, आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि पहले बाबा साहब को श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करें। तो एक एक साथी जो है अपना बाबा साहब को नमन करने के लिए आएंगे। इतना भी क्या चक्कर है, इतना भी चक्कर नहीं है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं शुरू करते हुए मैं सबसे पहले तो जो भी साथी हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच मैडम प्रीति मानेगर जी हैं, जो महाराष्ट्र मुंबई से ही बिलोंग करते हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है हमारे एसएससी में। ये वहाँ पर सेवा से जो जुड़े रहे हैं और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो बड़ी बात तो ये है कि बाबा साहब की धरती से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि आज की जो ये कार्रवाई है मैडम से ही शुरुआत की जाए और वो बाबा साहब के बारे में अपने विचार रखें प्लीज। मेरा सप्रेम जय भीम। मैं यहाँ मुंबई से दो तीन महीने पहले ही ज्वाइन किया है ऑन मैरिज ग्राउंड। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि गिल साहब ने पूछा कि आप बुद्धा को क्यों मानते हो? मैंने बोला मैं बाबा साहब को मानती हूँ। तो अच्छा तो फिर आप सेवा से जुड़े हो? मैंने बोला हाँ जी मैं सेवा से जुड़ी हूँ, मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी। तो बोले अच्छी बात है। फिर उन्होंने तुरंत मुझे ग्रुप में ज्वाइन करा लिया और ग्रुप में भी काफ़ी लोग एक्टिव देख के मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर भी अवेयरनेस है और मुझे भी इनके साथ काम करना चाहिए। तो अच्छा लगा टू बी पार्ट ऑफ सेवा बीएसएनएल चंडीगढ़ और आशा करती हूँ कि आगे मैं भी मेरे से जितना हो सके उतना एसोसिएशन के लिए मैं हेल्प कर सकूँ और आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ। और आज के दिन हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्योंकि आज का बहुत दुखी दिन है हमारे लिए और बाबा साहब का जो मिशन अधूरा था वो हमें पूरा करने के लिए हमको उनसे प्रेरणा लेके वो आगे कार्यवाही हमें करनी चाहिए। ये मैं 2 शब्द बोल के ख़त्म करती हूँ। संघर्ष किया है हम लोगों के लिए, तो आज उनको नमन करने का दिन है, उनको स्मरण करने का भी दिन है। तो अपने विचार जरूर रखें उनके संघर्ष के बारे में, क्योंकि एक दूसरे से जब डिस्कशन करते हैं उनकी तो वो
बातें जो है ना वो सामने आती हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, उनकी जो शिक्षा उन्होंने जैसे जय भीम साथियों। बाबा साहब के हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे मतलब उनके हम लोग उनको अगर जितनी बार मर्जी थैंक्स कर दें तो शायद वो कम होंगे। दोस्तों, उन्होंने जिस काम के लिए जो काम उन्होंने जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया था, तो मैं चाहता हूँ कि उसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर के साथ, परमजीत सिंह जी से डिस्कस हुआ कि बीएसएनएल ने एक स्कीम चला रखी है विद्या मित्रम की, तो हम इसमें अपने बंदों के लिए कंट्रीब्यूट करें और इसको हम लोग जैसे आपस में बैठ के हम लोग कुछ पैसे डाल के, और जैसे 11,000 रुपये में 3 कनेक्शन लग जाते हैं, तो ऐसे करके हम लोग अपना कुछ अपना योगदान डालें। सर ने कुछ आइडेंटिफाई किया है जैसे, तो वो भी हम लोग उस पर भी हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, और उसको भी हम लोग, वो बढ़िया है, बिल्कुल सही स्कीम है कि मंदिर में हमारे वहाँ पे एक कंप्यूटर लैब है, तो हम उसमें 3 कनेक्शन लगवा के, तो जो हमारी कंप्यूटर लैब है उसको हम लोग आगे लेके जाएं। और भी अगर कोई हमें बंदा जो मिलता है ऐसा पढ़ने लिखने वाला, लेकिन वो थोड़ा सा कमज़ोर है इस सारे कासे में, तो हम लोग उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग मतलब इसको आगे बढ़ाएं। तो जो हमारे ऊपर बाबा साहब ने जो भी हमारे ऊपर जो ड्यूटीज़ लगाई हैं, क्योंकि हम लोग आप अब निकल चुके हैं, थोड़ा आगे आ चुके हैं, तो हम लोग कोशिश करें कि और किसी को भी पकड़ के हम लोग उस दलदल से निकालें और आगे लेके जाएं। धन्यवाद जी। जय भीम साथियों, सर्कल सेक्रेटरी साहब, एसपी जी और मेरे साथियों, सभी हम महापरिवार परिनिर्वाण दिवस पे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। प्रीति मैडम जो महाराष्ट्र से आए हैं, उनका वेलकम है हमारी टीम में, पंजाब की टीम में। तो आज उनको मंथन करने का, हम जितनी बार भी मंथन करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो सारी लाइफ उन्होंने इन्हीं चीज़ों के लिए, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, जिसका आज तक भी कॉन्स्टिट्यूशन का मतभेद बने रहते हैं कि ये वर्ड सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस, और जितना हमारा इसका संविधान में अनुच्छेद हैं उसमें सबके इक्वालिटी के लिए रिजर्वेशन की उन्होंने रखा। रिजर्वेशन बेसिकली मैं विकिपीडिया में कभी पढ़ा था कि रिजर्वेशन पहले, सबसे पहले अपर कास्ट को थी, अपर कास्ट को रिजर्वेशन थी, ब्राह्मण को रिजर्वेशन थी, सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। उस समय ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और कोई पढ़ ही नहीं सकता था। तो ये रिजर्वेशन जो है, ये प्रथा जो है हजारों साल तक चली, हजारों साल तक चली। और उसमें हमारे जो वर्ग के लोग थे, कुछ वर्ग के लोगों को ऐसा रखा गया कि उनको माइंड वॉश ही, आज भी हम देखें अभी भी कुछ हद तक हमारा भी माइंड वॉश, स्लेव जो मेंटेलिटी है वो अभी तक भी हमारे लोगों में है। हमारे लोगों में कह लो या किसी जो भी कह लो, जो पछड़ा वर्ग इतने हजारों साल तक पछड़ा रहेगा, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। जैसे कहते हैं कि पिंजरे का पंछी अगर पिंजरे में उसको दरवाजा खोल भी दो तो भी वो नहीं उड़ता, क्योंकि उसको अपना, उसकी फ्रीडम की आदत ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि फ्रीडम होती क्या है। तो बाबा साहब ने अपनी सारी जिंदगी इसी काम के लिए लगाई है। और एक चीज जो लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं, अब अभी हम जनरल
बॉडी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में अटेंड करके आए हैं। तो वहाँ अजीत गौतम जी एक बार हमेशा चोट करते हैं कि बाबा साहब के आइडियल को हम सारी दुनिया मानती है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें 52 में लोकसभा का मेंबर नहीं बनने दिया। उनमें सब ने इकट्ठा होके उनको हरा दिया। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई, उसमें भी उनको एमपी नहीं बनने दिया। ये मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें देखना होगा कि कहाँ हम लैग करते हैं। आइडियाज देखिए, आइडिया अपने आप में बहुत आगे तक नहीं जा सकता जब तक हम उसको यूनिटी के साथ उसमें प्रैक्टिकली उस पर कुछ एक्ट नहीं करते। जैसे गिल साहब ने भी कहा कि हम प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसा चीज आती है तो उसको हम करें, तो जिससे हमारी विजिबिलिटी भी हो और एक्चुअल में लोगों को फायदा भी हो। तो इसी चीज में हमारी संगठन को, सेवा पंजाब को और चंडीगढ़ को और मिलके हम काम करें और बाबा साहब का जो मिशन है उनको हम जिंदा रखें और आगे तक लेके जाएं, अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम साथियों, डीजीएम साहब, एजीएम साहब और मेरे सभी सीनियर। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने हमसे विदा ले ली थी। एक्चुअली बाबा साहब के बारे में तो जितना बोले या लिखे कागज और कलम कम पड़ जाएगा। तो मतलब इनके ऊपर तो अब यूनिवर्सिटियां पीएचडी भी कराने लगी। सन 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उससे पहले अगर देखा जाए थे, चलो महिलाओं को ही देख लो, उसमें ना कोई एमपी थी, ना एमएलए थी, ना सीएम थी, ना प्रेसिडेंट थी, मतलब कुछ नहीं था, वो घरों में कैद थी। महिलाएं तो सभी वर्गों में होती है, एससी एसटी ओबीसी सब जगह है। उनकी जो गुलामी की जो बेड़ियां खोली वो इन्होंने ही खोली। मतलब बाबा साहब एक क्या है, बाबा साहब एक हर पीड़ित, शोषित, दुखी इंसान का एक सहारा है। सबको कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाता है उस समय जब उसके साथ कोई इनजस्टिस होता है, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब रब, अल्लाह, ईश्वर, बस जो भी है वो याद रहते हैं। लेकिन जैसे ही बड़े से बड़े इंसान के साथ कोई इनजस्टिस हुआ, उसे कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाता है, उसे अपने राइट्स याद आ जाते हैं, उसे अपनी ड्यूटीज, हालांकि वो ड्यूटीज भले ना पड़े कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अपने राइट्स को एकदम कहता है, यार कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी है, और ये चीज ये लाए कौन, इस चीज पे काम किसने किया। उनके बारे में अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं यार ये तो दलितों के नेता। इट इज नॉट ट्रू, दलितों के नेता नहीं है, ये पूरे एक्चुअली वर्ल्ड में उस पूरी कौम के नेता है जो पीड़ित है, शोषित है, वो चाहे किसी भी वर्ग धर्म से हो। तो आज मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बाकी समय कम है और भी साथियों ने बोलना है। जय भीम। जय भीम साथियों, मैं आज इस समय पर एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित मैक्सिमम हो हमारा समाज और संगठित रहो, है ना। तो मैं अपनी ये सारी सेवा वगैरह यूनियन से गठित रहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरा एक पर्सनल ये विचार है कि हम लोग जॉब भी अच्छी कर रहे हैं, इधर टाइम भी काफी दे रहे हैं, और शिक्षित जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको मैक्सिमम अच्छा गाइड करो ताकि वो अच्छी शिक्षित हो। ये मेरी एक बड़ी मतलब एक प्रायोरिटी है कि जो मैं हमेशा लाइफ में रखता हूँ। चाहे मेरा अपना बच्चा हो, चाहे मेरे रिलेटिव का हो, चाहे किसी का भी हो, अगर मेरे को मौका मिले तो मैं उसको बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव सा ये देता हूँ कि पढ़ाई क्या चीज़ है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है। तो मुझे ये है कि ये दो चीजें जो है ना, ये एक तो संगठित रहना चाहिए हमें, दूसरा हमारी न्यू जनरेशन को शिक्षित करना है। हम सब लोगों ने उनको अच्छा गाइड करना है। अगर कोई बच्चा लग रहा है कि इसको किसी तरह की जरूरत है तो हमें उसकी सपोर्ट भी करनी चाहिए। और यही मैं प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा ही चल रहा हूँ। मेरा कोई भी रिलेटिव है, जब मेरे अपने बच्चे हैं, जब मेरा कोई नोन है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छा गाइड करूँ कि वो शिक्षित हो। आगे वो खुद ब खुद सारा कुछ कर लेगा जैसे उसको मतलब सही है। तो बाकी हमें हर रोज थोड़ा सा पढ़ना चाहिए बाबा साहब के बारे में,
ताकि मतलब अच्छे से अच्छा हर कोई बंदा दूसरा, कभी हमने देखा है कि हमारे ऑफिस में ही सही बात को भी दूसरे बंदे मतलब ऐसे एक डिबेट कर लेते हैं कि नहीं ये गलत है। जे अगर हमने पढ़ा होगा, हमें कुछ लॉजिक आता होगा, तो हम उनके साथ बात कर सकते हैं। शिक्षित का एक तो ये भी पॉइंट है। दूसरा, हमें हमें अपना पूरी की पूरी ताकत लगानी है कि हमारी जो नवी जनरेशन है वो अच्छी से अच्छी शिक्षित क्लास में जाए, बढ़िया से बढ़िया उनको रैंक मिले, ताकि फिर हम ये जो रिजर्वेशन का एक चल रहा है ना, हम छोड़ के हम दूसरों को दें जो हमारे से गरीब रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये दो चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए हमें सबको, शिक्षित करना चाहिए सभी को और संगठित रहना चाहिए। जय भीम, थैंक यू। आज मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बड़े अच्छे सुझाव और अच्छे अच्छे सुनने को मिल रहा है। पहली बार इतना सारा चीज़, तो इस हिसाब से लगता है कि मैं ठीक ही, मेरे जैसे दोनों बच्चे हैं सर, पढ़ रहे हैं, दोनों ने अपने दम पे, मैंने यूज नहीं किया और कहा कि नहीं पापा मैं दूसरे को बच्चे को दूंगा फैसिलिटी। जैसे VIT में गए, चाहे इंजीनियरिंग में गए, तो दोनों बच्चों मेरे नहीं यूज किए। कहा क्यों? मैं कहा कि चलो ये तो अच्छी सोच है। तो मैं देखता हूँ कि बूंद बूंद से तालाब भरती है। अगर एक एक बंदा भी अगर ऐसा कुछ सोचे तो आगे जाके ये माने बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। बाकी तो सारे बड़े अच्छे चीज़ बोले। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। दोस्तों, बाबा साहब का जो जीवन है वो अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ कभी कभी जब मौका मिलता है, तो मैंने उनके जीवन से एक चीज़ निष्कर्ष निकाला है कि हम बाबा साहब को एक बहुत बड़े एक सुपर कंप्यूटर के हिसाब से मान सकते हैं। बहुत से लोग उनको सिर्फ इस बात में जानते हैं कि उन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया, पर वो जो लेवल था, वो लेवल तक आने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, उसके बारे में लोगों को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई उस लेवल तक पहुंचाई। जो संविधान है वो तो एक एप्लीकेशन है जो उन्होंने उसके बेस पे करके दिखाया। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के बच्चों को प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना जो है, शिक्षित होना जो है, वो एक मूल आधार है जिसके गेन करने के बाद हम जब समाज में बड़े होते हैं तब हम उस समाज की जो चुनौतियां हैं उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसमें हम, जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम किसी बच्चे को हेल्प कर सकें शिक्षित होने में, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। तो हमारे घर में जो लेडी काम करती है, उसके बच्चों को हम लोग मतलब पढ़ने में भी मदद करते हैं, उनकी स्कूलिंग में जो प्रॉब्लम आती है उसमें भी मदद करते हैं। तो एक बहुत ही सुकून भरा काम है ये, जो आपके दिल को सुकून देता है कि हमने अपने अलावा और भी कुछ किया है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि एक तो आपको उनके साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होता है कि आप किसी के साथ अदर देन फैमिली जुड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल से बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि अगर हम समाज में शिक्षा को फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर DGM सर, AGM सर एंड सारे कुलीग सर, आज हम जो भी हैं बाबा साहब की मेहनत के ही सदका हैं। और डेली लाइफ में तो हम लोगों की हेल्प करते ही हैं जितनी हो सकती है। बट ये जो एज ए जो भी हमारी यूनियन है, इसके हिसाब से भी हम लोग चाहते हैं कि 2-3 महीने में एक ऐसी मीटिंग हो कि जॉइंटली हम लोगों की, गरीब लोगों की हेल्प कर सकें। मेरे हिसाब से तो बस यही सबसे ज़्यादा हेल्प है कि लोगों की हम हेल्प कर सकें स्टडी में। किसी की कोई भी गरीब, किसी की कोई है, उसकी हेल्प करनी चाहिए सर हमें। थैंक यू सर। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਮਿੱਤਰਮ ਦੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ CFA ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ DGM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬਈ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ 11,000 ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ CGM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਸਾਰੇ। तो साथियों मेरा यही है कि भाई मैं अपने बच्चों को भी यही मैं कहना कि बेटा पढ़ाई नाल ही है सारा कुछ। अगर पढ़ोगे तो तां ही कुछ कर पाओगे। और यही मैं अपने नाल रिश्तेदारां नूं नाल जो भी जदों भी मैं किसी नूं मिलदा या किथे भी कोई इकट्ठ हुंदा साडा, ते मेरी कोशिश ये रहिंदी है कि हरेक चाहे पिंड च भी साडे भरा भैन हैगे आ जिहड़े रह रहे इस टाइम, बट उन्हां कोल हले इन्नी ਉਹ नहीं हैगी क्योंकि ਉਹ इन्ना नहीं पढ़े है और बच्चों नूं नहीं गाइड कर पा रहे हैगे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਹੋਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਲਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ 20-25% ਹੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਔਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ रिस्पेक्टेड ऑल माय डियर कोलीग्स, साथियों, आप सभी ने बाबा साहब के बारे में अपने विचार रखे। बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी जो हैं बाबा साहब की टीचिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं और अवेयर हैं कि समाज में हमें क्या करना चाहिए, बाबा साहब ने हमें क्या टीचिंग्स दी हैं। शिक्षित बनो, संगठित हों और संघर्ष करें, ये बाबा साहब का जो है वो एक बहुत ही अहम नारा रहा है। तो उस पर चलते हुए साथियों, आप सभी एजुकेटेड हैं तो उस पर हमें ज़रूर ये जैसे घर में हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे समाज में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने की हमें कोशिश करनी है ज़रूर। सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे विचार रखे। तो थोड़ा सा मैं बाबा साहब के जो उनका जीवन है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश जरूर डालना चाहूँगा। साथियों, बाबा साहब का जन्म महू छावनी जो है
मध्य प्रदेश में पड़ती है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी वहाँ पे सूबेदार मेजर के तौर पे वहाँ पे अंग्रेजों के जो सेना थी उसमें सूबेदार मेजर थे, और वो एक अच्छे शिक्षक थे वहाँ पे। तो लगभग 20-25 साल की जो सर्विस के बाद जब वो रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद मुंबई में जा कर के जो उनका पैतृक गांव होता है वहाँ पे जा कर के वो बस जाते हैं। तो वहाँ पे बाबा साहब का जो है, जब 5 वर्ष के हो जाते हैं तो माता का उनका निधन हो जाता है, माता भीमाबाई जी का। तो उनको बचपन में ही जो है वो माता के प्यार से जो है वो महरूम हो जाते हैं। पिताजी उनकी देखभाल करते हैं, माता और पिता का दोनों का प्यार जो है वो उनको देते हैं। तो उनको सबसे पहले वो स्कूल में बाबा साहब जो है, क्योंकि पढ़ाई की तरफ उनका काफ़ी बचपन से ही काफ़ी रुझान था, तो उनको जब स्कूल में ले जा करके उनको एडमिशन के लिए लेके जाते हैं, तो ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व तो बाबा साहब का था कि टीचर भी उनको देख करके बहुत प्यार से मतलब उनको अपने पास लेकर के जाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, जब वो बताते हैं कि महार जाति से हैं, तो उसी वक्त जो है उनका रवैया जो है वो चेंज हो जाता है और यहाँ गांव के स्कूल में वो एडमिशन देने से मना कर देते हैं। अब क्योंकि बाबा साहब के पिताजी सेना से रिटायर थे, तो सेना का एक स्कूल जो है वहाँ पे आसपास में था, तो वहाँ पे लेके जाते हैं, जो किसी अंग्रेज का था, लेकिन उसके जो चलाने वाले थे तो वो थे तो हिंदू ही, तो वहाँ पे जाकर के वो एडमिशन, अंग्रेज के कहने से वो एडमिशन हो जाता है। लेकिन वहाँ पे भी कंडीशनल होता है। कंडीशन ये होती है कि जो बच्चे उन दिनों जो है नीचे बैठा करते थे, टाट पे बैठा करते थे, कि जो टाट है वो अपना घर से लेके आएगा, किसी के टाट के साथ नहीं बैठेगा, ब्लैक बोर्ड पे नहीं जाएगा, पानी का घड़ा जो रखा होता था वो घड़ा भी कहते पानी से खुद लेकर के पानी नहीं पिएगा, कोई दूसरा ही पानी पिलाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस थी वो बाबा साहब को बचपन में ही झेलनी पड़ी। तो बाबा साहब का जो रुझान जो शिक्षा की तरफ था वो और भी बढ़ता चला गया, शायद इस वजह से कि समाज के अंदर जो एक कुरीतियां जो फैली हुई है, ये कुरीतियां जरूर खत्म होनी चाहिए। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करने का जो उनके अंदर एक चाह थी, वो ये नहीं थी कि मुझे कुछ बनना है कुछ समाज में या मुझे कुछ पाना है। उनका था कि समाज को इन कुरीतियों से कैसे दूर किया जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी एजुकेशन को आगे जारी रखा और अपने समाज के सन 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की। अपने समाज को उसके अंदर शायद पहले व्यक्ति थे वो जिन्होंने मैट्रिक पास की। उसके बाद वो बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन की सन 1912 में। तो ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मुझे बाहर जाना चाहिए फॉरेन में। लेकिन ग्रेजुएशन करते वक्त भी उन्होंने ग्रेजुएशन एकदम से ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही उनके पास कोई पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन महाराजा बड़ौदा हुआ करते थे, वो उन दिनों जो है जो मेधावी जो छात्र हुआ करते थे उनको कह लीजिए वजीफा दिया करते थे। तो उन्होंने वजीफे लेकर के उस वक्त 25 रुपए वजीफा दिया करते थे बाबा साहब को। तो उन्होंने जब ग्रेजुएशन की, उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि मुझे जो है फॉरेन जाना चाहिए। तो वो पहले अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया, वहीं से उन्होंने PhD की। फिर उसके बाद वहीं से वो इंग्लैंड भी गए, इंग्लैंड में भी उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। लेकिन जो पीछे जो महाराजा बड़ौदा थे उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर जब उन्होंने उनको वजीफा दिया कि जब आप PhD आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने आके यहाँ पे हमारी सर्विस देनी पड़ेगी। तो महाराजा बड़ौदा उनको एज ए सेक्रेटरी ऑफ जो उनकी सेना थी ये उसका जो उसके लिए उन्होंने एज ए सेक्रेटरी जनरल उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। तो बाबा साहब जब वहां आते हैं तो उनके साथ जो है वो भेदभाव वाली जो बात थी, हालांकि डबल PhD हो चुके थे, MA भी कर चुके थे,
सब कुछ था। एजुकेशन इतनी हाईली, मतलब हाई एजुकेशन उन्होंने ली थी, उसके बावजूद भी जो है उनको छुआछूत का जो सामना जो है वो एक छोटा सा पियन ही उनके साथ इतना मतलब भेदभाव किया करता था, फाइलें ला करके ऐसे फेंका करते थे उनके सामने। तो वो सारी चीजें जो है उन्होंने बहुत झेली, यहाँ तक कि जब वो वहां रहने के लिए भी किसी से मकान लेने की बात करते थे, जैसे ही उनको पता चलता था कि यह अछूत है तो उनको मकान भी नहीं दिया जाता। वो एक सराय में रुके, उस सराय में भी वो हर एक कास्ट की सराय में जाकर के रुकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्होंने नहीं दिया रुकने। एक सराय में वो रुके, वहां पे उन्होंने, वो थी अपना शायद यहूदियों की थी या किसी पारसियों की शायद वो थी। तो वहां पे भी उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं पारसी बन के रह लेता हूं तो कहते रह लो। तो कुछ पैसे वैसे ज्यादा दिए जैसे भी है, वो कुछ दिन रहे, लेकिन जब वहां पे लोगों को पता चल जाता है तो वो भी लाठियां लेकर के पहुंच जाते हैं। तो साथियों, मतलब बाबा साहब ने वो चाहते तो मतलब अपने लिए कुछ भी करके और वो अपना जीवन यापन कर सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि जो समाज के अंदर ये जो कुरीतियां है ना, ये कुरीतियां दूर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए उनका संघर्ष जारी था। ऐसे ही साथियों, फिर उन्होंने अनेकों अपने जो है ना पार्टियां भी बनाई। एक मूक दर्शक उन्होंने जो है ना अपने वो भी न्यूज़पेपर्स भी निकाले, पत्रिकाएं भी निकाली। तो उन्होंने बहुत संघर्ष जो है ना आगे जारी रखा समाज के लिए। तो जो समाज में जो उस वक्त कुरीतियां थी, जैसे बहुत सारे लोग गांव से बाहर ही रहा करते थे। कोई तालाब है, एक तालाब ऐसा था, वहां पे जानवर तो पानी पी सकते थे, लेकिन जो गांव के दूसरे जो अछूत जिनको कहा जाता था वो पानी तक नहीं पी सकते थे वहां पे। तो उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया, जो वहां पे सबको इकट्ठा करके लेके आए। तो उस तालाब के लिए जो है ना फिर सब ने वहां पे उस जब संघर्ष करके आए तो सभी के लिए उसके दरवाजे जो है वो ओपन कर दिए। लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा, झगड़े तक हुए, लड़ाइयां तक हुई, लेकिन समाज के लिए ये करना बहुत जरूरी था। क्योंकि उन दिनों जो है एक ऐसी भी वो एक मूवमेंट चली थी कि इंडिया जो है गुलाम था और अंग्रेजों से गुलामी जो है वो भारत उस वक्त जो है ना एक एजिटेशन की तरफ, मूवमेंट की तरफ था। तो एक ऐसा टाइम था कि इन लोगों को अगर उस वक्त राइट्स मिल जाते तो मिल सकते थे, नहीं तो नहीं मिल सकते थे। ये सिर्फ बाबा साहब ही समझते थे। और इसीलिए उन्होंने जो है, जब भारत में साइमन कमीशन आया 1928-29 के आसपास की बात है, जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के सामने भी उन्होंने, बाबा साहब की डिमांड थी कि आप यहां पर आकर के देखिए कि लोगों की क्या कंडीशंस है। कि एक समाज ऐसा है जिस समाज को जो है इंसान समझा ही नहीं जाता, उसको तो मतलब जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता है। तो उसके सर्वे के लिए ही साइमन कमीशन यहाँ पे अपॉइंट हुआ था और उन्होंने बाद में रिपोर्ट भी दी कि हाँ वाकई ऐसा है। तो जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वहां पे उस वक्त कम्युनल राइट्स की बात होती है, जैसे सिखों को कम्युनल राइट्स मिला, मुसलमानों को मिला। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे जो ये गरीब लोग हैं इनको भी मिलना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो दूसरे थे वो लोग कहने लगे, जैसे महात्मा गांधी हैं या मदन मोहन मालवीय जी थे, वो कहने लगे कि नहीं ये तो हिंदू हैं, हिंदुओं में इनको कम्युनल अवार्ड नहीं दिया जा सकता। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर ये हिंदू है और आप भी हिंदू हो तो इनके साथ हिंदुओं वाला व्यवहार तो होता ही नहीं भी। अगर आप इनको अपना भाई मानते हो तो इनके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों है? ये हिंदू नहीं है, आप इनको हिंदू कह ही नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इनको भी अलग से कम्युनल अवार्ड मिलना चाहिए। तो उसकी डिमांड बाबा साहब ने उस वक्त रखी थी, जिसका बाद में फिर पूना पैक्ट भी हुआ। वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बाबा साहब ने की। तो जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के मैकडोनल्ड जी, उनकी सभा में जो है वो ये गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहने लगे कि ये तो हिंदू हैं, ये तो हमारा भाई है,
हम इनको जो है ना ये कम्युनल अवार्ड इनको नहीं देना चाहिए। तो बाबा साहब ने सिर्फ उनसे इतनी बात कही कि अगर आप हमें हिंदू मानते हो और अपना भाई मानते हो तो ये गिलास है पानी का, आप इसको पी लीजिए मेरे हाथ से। तो मैं ये कम्युनल अवार्ड की बात को यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन क्योंकि जातिवाद इतना ज्यादा गहरा था उन लोगों के दिल में, तो वो पानी का गिलास नहीं पीते। पानी का गिलास बाबा साहब के हाथ से जब वो लोग मना कर देते हैं पीने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि जातिवाद और जो घृणा की जो राजनीति थी कितनी उनके दिल के अंदर होगी। तो इसी चीज को देखते हुए फिर कम्युनल अवार्ड जो था वो अवार्ड किया गया था। और पुना पैक्ट जो हुआ था, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, वो बाबा साहब की मांग जो थी वो उस वक्त अप्रूव करी थी, जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसने। लेकिन बाद में फिर जब महात्मा गांधी जी को इस बात का पता चला, वो जेल में बंद थे, तो उन्होंने वहां पे आमरण अनशन कर दिया कि नहीं, मैं तो ये नहीं दूंगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। तो आखिरकार फिर वहां पे बाबा साहब को जाना पड़ा, झुकना पड़ा। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कहा कि मेरे समाज को जो है, आपको कुछ कंडीशंस हैं मेरी, अगर आप पुनः पैक्ट नहीं मानते हो, मतलब ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मानते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो है ना रिजर्वेशन होनी चाहिए, और मेरे समाज के लिए जैसे लोकसभा या राज्यसभा की सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए पार्लियामेंट के लिए। तो जो कम्युनल अवार्ड था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जो है 78 सीट्स जो है उस वक्त बाबा साहब ने अप्रूव कराई थी इंग्लैंड की गवर्नमेंट से, अंग्रेजों से। लेकिन वो फिर बाबा साहब ने जब पुना पैक्ट हुआ, जिसको पुना पैक्ट कहा जाता है महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में, तो 148 सीट जो है उन्होंने रिजर्व कराई थी। और साथ ही साथ हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे लोगों का रिजर्वेशन और भी अनेकों चीजें उनसे उस वक्त अप्रूव कराई थी। तो साथियों, वो चीजें थी उस वक्त हुई, तभी जो है हम लोगों को आज ये सब चीजें सुविधाएं जो आज वो मिली हैं। और इतना ही नहीं, जब भारत आजाद हुआ सन 1947 में, तो पहले कानून मंत्री भी बने बाबा साहब। तो उस वक्त भी उन्होंने अनेकों योजनाएं जो है ना, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी अपनी सभी जो चीजें ली गई थी, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से कराया। इम्प्लीमेंट हुई तभी ये चीजें आगे जो है ना धीरे 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 करके हम लोगों तक ये फैसिलिटीज पहुंची हैं। उसके बाद उन्होंने एक, जब सन 1952 से पहले की बात, 1950 के आसपास, जब बाबा साहब एक हिंदू कोड बिल लेकर के आए पार्लियामेंट में, उसमें जो है महिलाओं के लिए सारे जो है उन्होंने रखा कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी में राइट्स जो है इनको मिलने चाहिए। उसके लिए बाबा साहब ने एक बिल जो है वहां पे पेश किया। लेकिन जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो कहने लगे कि नहीं, मैं इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी इलेक्शन है, मुझे इलेक्शंस में जो है वो हार मिल जाएगी, मैं हार जाऊंगा, तो मैं इसलिए अभी नहीं करना चाहता। तो लेकिन जब इस बात को देखा तो बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया उसको। रिजाइन सिर्फ इसलिए किया कि आप जो है ना महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो राइट्स मिलने चाहिए, जो अभी मिलने चाहिए, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद मिलेंगे। लेकिन वो हुआ ऐसा कि इलेक्शन हुए, बाबा साहब ने तो रिजाइन कर दिया था, बाद में सन 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर जो है वो कम्युनल जो बिल जो है वो पेश किया गया और महिलाओं को जो राइट्स थे वो दिए गए। तो साथियों, बाबा साहब का जो ये संघर्ष रहा है, ये सारा हम लोगों के लिए ही था। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम भी आया साथियों कि बाबा साहब को जो है ना सभी लोग जो है शायद भुला चुके थे। जितनी भी ताकतें हैं वो सारी जो है ना बाबा साहब को भुलाने के लिए, जितनी भी बीच में गवर्नमेंट्स रही हैं, उनको शायद भुलाने की तरफ कैसे इनका जो काम है वो उसको खत्म किया जाए, उसको उसकी तरफ ज्यादा काम किया जाता है। बीच में जैसे मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी हुए, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उनके माध्यम से फिर से ये सारी चीजें जो है ना सामने आना शुरू हुई कि कौन थे बाबा साहब।
क्या उनका संघर्ष था, क्या उन्होंने हमारे समाज के लिए किया, क्या हम लोगों के लिए किया, वो चीजें धीरे धीरे फिर से सामने आना शुरू हुई। ऐसे ही आज की तारीख में फिर से आप लोग देखो, संविधान को किसी न किसी रूप में जो है ना उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, और इस चीज को सिर्फ हम लोग तभी जो है ना इसका सामना कर सकते हैं जब हम लोगों में एकता हो। समाज में पढ़े लिखों की कमी नहीं है आज की तारीख में, लगभग हमारा समाज जो है बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी हैं। और एक बहुत बड़ा तबका तो खैर ये है कि जैसे हम ही लोग लगा लो, समाज में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है कहीं भी समाज में। हम लोग 6 दिसंबर को या 14 अप्रैल को इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। समाज से एक बार जब सर्विस में आ गए, कट ऑफ हो गए, पीछे हम कितना किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बाबा साहब ने इस बात का भी कहा था कि हमें जो है ना जिस समाज से हम लोग निकल करके आए हैं उसकी भी उसका भी जो है ना हमारे कंधों के ऊपर दायित्व है। आप उनकी तरफ से अगर आपको 22% रिजर्वेशन मिली है तो समझो आप 100% लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी वो 22% पूरे 100% में बंटना चाहिए, ये उनकी सोच थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लग गया सर्विस में हम ही लोग हैं, एक बार सर्विस में आ गए उसके बाद तो बस जो भी सुविधा है सब मेरे को ही मिलेगी, मैंने ही एंजॉय करना है, किसी ने नहीं करना है। यहाँ तक कि भाइयों तक में भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो एक ये भी सिस्टम चल चुका है और ये नेचुरल है, मतलब इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब एक जैसे पीछे से हम लोग कितने के ज्यादा धनाढ़े लोग हैं, कुछ ज्यादा वो तो है नहीं, एक सर्विस में आ गए, सर्विस में आते ही फिर सोचता है यार कोई घर बन जाए, जैसे ही घर लिया, लोन ले लिया, उसमें फंस गए। फिर सोचते हैं कि यार छोटी मोटी गाड़ी वाड़ी हो जाए बच्चों के लिए, तो फिर वो गाड़ियों के लोन ले लेते हैं, फिर उसमें और फंस जाते हैं। 5 पैसे भी हम लोग समाज को देते वक्त ये सोचते हैं कि यार मेरा बजट हिल जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा, ये नहीं हम कर पाएंगे। तो ये ऐसी चीजें बनती चली जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें जो है ना ये चीजें, हमें समाज के लिए हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे अभी एक प्लान की बात इन्होंने गिल साहब ने कही, ये एक छोटी सी बात है। अगर हम किसी ऐसे बच्चे को, जैसे किसी को शिक्षा की कोई जरूरत है, उसकी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी चले हुए हैं, हम वहाँ पे किसी को कुछ हेल्प करा सकते हैं। हाँ, कोई अगर ज्यादा ही माइंडेड आदमी है, कोई किसी को लेक्चर देना चाहता है, कहीं पे जाकर के वो लेक्चर दे सकता है समाज में। तो ये सारी चीजें हमें करने की बहुत जरूरत है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप लोगों ने यहाँ पे समय निकाला, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।